नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ शिव भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, केरसेन में चले बजट सत्र में बजट पर सामान्य चर्चा हुई है। विभागीय चर्चा के बाद बजट पारित, सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। देर रात 12:30 बजे तक सदन की कार्यवाही चली है। ये बड़ी जानकारी 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया था। बजट रात 12 बजे तक ही बजट सत्र चला है, यानी समझ सकते हैं कि सदन की कार्रवाई रात 12 बजे तक चली, अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बजट पेश किया गया और बजट को ध्वनिमत से यहां सराहा जा रहा है, उसका स्वागत किया गया। प्रथम सत्र हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6। नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। 10 को हमने 9 घंटा 20 मिनट चलाया, 11 को 11 घंटा 25 मिनट, 12 को 6 घंटा 55 मिनट और 13 तारीख को 12 घंटा 10 मिनट हमने चलाया, जो कि टोटल ऑफ 41 घंटे 10 मिनट हमने चलाए। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा अपनी जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उन पूरे 5 दिन चला। और इसी बीच हरिद्वार जिले के इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जबरेड़ा थाना अंतर्गत इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी नवीन सिंह चौहान से 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की छवि खराब करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात शेखर चंद्र सियाल को सौंपी गई है। ये कार्रवाई अवैध खनन के लंबे समय से चले आ रहे गठजोड़ पर जीरो टॉलरेंस का संकेत है। हालांकि खनन विभाग की ओर से अभी कोई विशेष प्रक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि पुलिस की इस सख्ती से खनन माफियाओं पर कितना असर पड़ता है और कितना नहीं। और कई बार आता है कि पुलिस का नाम आता है किस तरीके से, लेकिन इसमें एसएसपी साहब ने भी आज उनके प्रकरण सामने आया जिसमें कोई प्रथम दृष्टया संलग्नता पाई गई, तो उनके द्वारा भी निलंबन की कार्रवाई की गई और ये उचित बहुत अच्छी कार्रवाई है। इससे मतलब जिले में और कार्रवाइयों में बल मिलेगा, हम लोगों को भी बल मिलेगा और इस तरीके की जो भी शिकायत आती है, चाहे आपके माध्यम से आए चाहे किसी दूरभाष के माध्यम से आए, हम उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मैं मौके पर ही पहुंचता हूं और उसमें कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाती है। अभी किशनगढ़ का मैटर था, किशनगढ़ का, वहाँ भी हम पहुँचे थे, पुलिस को भी बुलाया था, वहाँ भी हमने क्या नाम एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करा। इस तरीके से गाँव वाले परेशान हो रहे थे, रात में क्या नाम कुछ लोग ट्रैक्टर से मिट्टी का भरान कर रहे थे 16 नदी से, उसमें भी कार्रवाई की है। उससे पहले अभी यहाँ क्या नाम ये बाड़गंगा क्षेत्र में भी पोकलेन वोकलेन सीज किए हैं। लगातार कार्रवाई गतिमान है और उसमें कोई अगर सूचना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप दे दीजिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम रुड़की में सफाई कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल के कारण सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हड़ताल खत्म करने की वार्ता जारी है, लेकिन अभी भी सहमति नहीं बनी है। इसी बीच मेयर अनीता देवी अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने खुद कमान संभाली। उन्होंने स्थायी कर्मचारियों, पार्षदों और निगम अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष सफाई अभियान चलाया। सड़कों से कूड़ा उठाकर निगम की गाड़ियों से निरंतर निस्तारण स्थल तक भेजा गया। अभियान नगर निगम परिसर से शुरू होकर सिविल लाइन और बाजार क्षेत्र तक चला। मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा कि वार्ता जारी है और जल्द समाधान निकलकर हड़ताल खत्म कराई जाएगी। सभी सुपरवाइजर आए और उनसे बातें की गई। द्वारा कहा गया कि जो नियमित कर्मचारी आना चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए।
हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 4 बजे करीब सभी हम लोग इकट्ठा हुए नगर निगम परिषद में। अभी सिविल लाइन एरिया में हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं और इसके साथ जो हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति और आउटसोर्स के कर्मी हैं, फिर मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं। अभी भी 4 बजे के बाद छोड़कर वापस आ जाए। जो नगर निगम स्तर की मांगे हैं तो पूरी कर ली जाएंगी और जो शासन स्तर के संदर्भित करके माननीय महापौर के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान में सुधार और चुनौतियों के बीच से गुजर रही है। सरकार जहां बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और डिजिटल सेवाओं पर जोर दे रही है, तो वहीं पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और डॉक्टर्स की कमी अभी भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। यही वजह है कि विधानसभा में विपक्ष ने इसे जोरों शोरों से उठाया, लेकिन सरकार के पास आश्वासन के अलावा कुछ कहने को नहीं बचा। रिपोर्ट देखिए। हंगामे की तस्वीरें उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की है, जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल किया गया और बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार से जवाब मांगा गया। विपक्ष ने प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 53% पद खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। पिछले 4 वर्षों से डॉक्टर्स की कमी है। हम यहाँ सदन में बार बार मांग उठाते रहे, लेकिन आज तक भी सरकार सभी जगहों पर, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्रदेश भर के, सभी जगहों पर डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं कर पाई, डॉक्टरों की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाई। जबकि बजट में भी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उत्तराखंड सरकार के पास बहुत है। अरबों खरबों रुपए का बजट हम लोग स्वास्थ्य में लगाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि भाई प्रदेश में जितने भी प्राइवेट निजी अस्पताल हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी चिकित्सा गुणवत्ता में भारी कमी आ रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति है और सरकार अपनी पीठ खुद ब खुद थपथपा रही है कि हम हेल्थ में अच्छा कर रहे हैं, तमाम मिशन चल रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी लचर हैं। विपक्ष के सवालों पर सदन में मंत्री सुबोध उनियाल जवाब भी दे रहे थे, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्षी विधायकों ने कहा कि प्रदेश में 65% लोग ग्रामीण इलाकों में जीवन जीते हैं, लेकिन स्थिति तो ये है कि मैदानी इलाकों के ही सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। लिहाजा ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं है कि पहाड़ी इलाकों में सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। पहाड़ में जो लोग रहते हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं अथवा इमरजेंसी सेंटर्स हैं, वहां से रेफर होकर, मैं अगर कुमाऊं मंडल की बात करूं, सारे मरीजों को मेरे क्षेत्र हल्द्वानी में आना पड़ता है। जो माननीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड की आबादी है उसके सापेक्ष अगर देखा जाए, उत्तराखंड में केवल 1918 सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर कार्यरत है। अगर एक सरकारी डॉक्टर पर कितने हजार लोगों की जिम्मेदारी है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी स्थिति और भी खराब है। माननीय अध्यक्ष जी, करीबन 53% पद ये खाली पड़े हैं। आधे से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, तो गंभीर इलाज कैसे होंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे पर अगर माननीय अध्यक्ष जी नजर रखें, 12 जिला अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 239 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1765 सब सेंटर, और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, 65 से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो इन स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं। डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत भारी कमी है। मरीजों को घंटों लाइन में भी रखना पड़ता है माननीय अध्यक्ष जी, और छोटे से बड़े उपचार के लिए भी काफी विलंब होता है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि खर्चा नहीं है। उपकरणों की कमी है, दवाइयों की कमी है माननीय अध्यक्ष जी। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, समस्याएं बढ़ रही हैं। गैरसैंण विधानसभा में उठे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल पर सरकार ने भी माना कि दिक्कतें तो हैं, लेकिन सरकार कोशिशें कर रही है।
मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बताया कि प्रदेश में 524 टाइप 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 51 टाइप बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 81 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हैं। साथ ही उप जिला चिकित्सालय 22, जिला अस्पताल 13, 1914 सब सेंटर हैं। इसके अलावा 25 अन्य चिकित्सालय हैं। सरकार ये मानती है कि विशेषज्ञ 1291 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा वक्त में 663 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती है। हमारे राज्य में माननीय अध्यक्ष जी वर्तमान में 524 टाइप ए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 51 टाइप बी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 81, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 22 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 13 और सब सेंटर्स हैं 1914। इसके अलावा अतिरिक्त 25 अन्य चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित हैं। माननीय अध्यक्ष जी ये बात स्पष्ट है, स्वीकार भी करते हैं कि जो 1291 पद स्वीकृत हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के, उसमें 663 विशेषज्ञ चिकित्सक अभी तक काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक जिला अस्पतालों में 337 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 292 कार्यरत हैं। उप जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद 249 स्वीकृत हैं, जिनमें 208 कार्यरत हैं। सेवानिवृत्त डॉक्टरों की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया, ताकि परेशानियों को दूर किया जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ को 50% अतिरिक्त सैलरी देने की व्यवस्था की गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 337 हमारे पद स्वीकृत हैं और 252 कार्यरत हैं विशेषज्ञ डॉक्टर माननीय देखिए। इसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये प्रदेश का है या प्रदेश का बता भाई, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पद 249 स्वीकृत है माननीय अध्यक्ष जी और 208 कार्यरत है। माननीय अध्यक्ष जी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए डॉक्टर्स के सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 से 65 करने का काम किया, ताकि हमें विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हो। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर भेजने के लिए उनको 50% अधिक सैलरी देने का भी सरकार काम कर रही है माननीय अध्यक्ष जी, ताकि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध माननीय अध्यक्ष जी। सवाल ज्यादा सैलरी देने का नहीं है, सवाल है लोगों को अब तक दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है उसका है। विपक्ष का आरोप है कि जब भी सदन में मामले को उठाया जाता है तो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता रहा है। विपक्षी विधायकों का आरोप है कि 4 वर्षों से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, न कि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ही सवाल है। पहाड़ के ज्यादातर अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। कहने को राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, बावजूद समस्याओं का अंबार लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ते ही वन्यजीव प्यास बुझाने के लिए जंगल से सटे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। खासतौर पर हाथियों की आवाजाही आबादी वाले क्षेत्र में देखी जा रही है। कालसी वन प्रभाग के तिमली आरक्षित वन क्षेत्र में हाथियों की चहलकदमी अधिक रहती है। ऐसे में वन विभाग ने वन्य जीवों को जंगल के भीतर ही पानी उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि वो आबादी की ओर न आए। वन विभाग का कहना है कि वन्य जीवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जंगल के तालाबों में अब पानी की व्यवस्था की जा रही है। इससे वन्य जीवों को पानी के लिए आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही जो है तिमली वन कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज में हम लोग जो है जो छोटे बड़े हमारे वाटर होल्स हैं उनमें लगातार जो है हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिनमें पानी नहीं है, जो सूख रहे हैं, उनमें हम आगामी दिनों में जो है पानी के द्वारा टंकी के जो टैंकर है उनके द्वारा जो है वहाँ आपूर्ति करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको जो है अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम कई सामाजिक संस्थाएं और इसमें कई पत्रकार बंधु भी हैं, तो वो भी हमारे जो है सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि अगर हमारी तरफ से कुछ पानी के टैंकरों की आवश्यकता होगी तो हमें जो है वो उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार हम जो है मतलब बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए जो वन्य जीवों के पीने के पानी की चुनौती है उसका जो है अच्छे से सामना करेंगे और उनको जो है पानी उपलब्ध कराएंगे। और लगभग कितना हमारे यहाँ लगभग छोटे बड़े जो है प्राकृतिक और हमारे द्वारा जो निर्मित है
40 से 50 के बीच में हमारे पास जो है जो ये वाटर होल है, इनमें जो है लगातार हम पानी जो है इनमें जो है आपूर्ति कर रहे हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल रिखड़ी बता दें कि पतियासरा मार्ग पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त वाहन में चालक रहित कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 महिलाएं थीं, 2 पुरुष शामिल थे। दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम भी मुख्य आरक्षी दिनेश पुरी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग और जिला पुलिस की मदद से घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका था। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए दोनों मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकालकर रोड हेड तक पहुंचाया और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 14 से 16 मार्च तक पूरे प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जाहिर की है। तो वहीं आज पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्य बारिश और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही गर्जन होने के अनुमान है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जिलों जैसे देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बिजली चमकने की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बता दें कि होर्मुज़ जलमार्ग में गैस सप्लाई ठप हो चुकी है। इसका सीधा असर भारत के उन राज्यों में दिखाई दे रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तराखंड में भी कमर्शियल गैस की किल्लत नजर आ रही है। नैनीताल और पौड़ी जैसे पर्यटन जिलों में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत ने आम जनता और व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। पर्यटन सीजन शुरू होने से ठीक पहले आए इस संकट ने मल्लीताल क्षेत्र के कई रेस्टोरेंट और ढाबों के शटर गिरा दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की आंच अब पहाड़ों तक पहुंच गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से कारोबारियों के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। जैसा कि ज्ञात है कि जो कमर्शियल सप्लाई एलपीजी की रोक दी गई है और इस समय अब कोविड जैसे हालात हमें दोबारा से अपने दिमाग में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो गैस की सप्लाई की शॉर्टेज है कब तक रहेगी। अगर एटलीस्ट हमको इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन वहाँ से आ जाए तो हम अपनी आगे की तैयारी उस हिसाब से करें। जो चीज़ें हम कोयले में, इंडक्शन में बना सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे रेस्टोरेंट्स बंद भी होने लग गए हैं और कई सारे होटल्स आगे की बुकिंग्स भी लेना बंद कर रहे हैं। हालात इतने खराब है कि कई जगह गैस चूल्हों की आंच ठंडी पड़ चुकी है। किचन को जिंदा रखने के लिए अब रेस्टोरेंट संचालक मजबूरी में पारंपरिक तरीकों की ओर लौट रहे हैं। कहीं लकड़ी और कोयले का धुआं उठ रहा है तो कई महंगे इंडक्शन चूल्हों के सहारे काम चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजली और लकड़ी के सहारे इतने बड़े पर्यटन व्यवसाय को संभाला जा सकता है? दुकानदारी पे देखिए असर पड़ने का मतलब ये है कि पहले तो टूरिस्ट कम हो जाएगा सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ जो है लोग टोटली जो है गैस पे डिपेंड हो चुके हैं और हम लोगों ने तो आज से ही गैस का प्रयोग बंद कर दिया है। हम सारे इंडक्शन चूल्हे पे आ गए हैं और बाकी जो है जो कोयले से जलने वाली अंगीठियाँ हैं हम उस पे आ गए हैं। और बाकी यदि यही व्यवस्था और लोग नहीं अपनाएंगे तो व्यापार की बड़ी क्षति होने की आशंका है। तो सिलेंडर की कमी तो घरेलू की तो है ही है कमी, साथ साथ हमारे व्यावसायिक सिलेंडरों का आना बिल्कुल बंद हो चुका है। इससे मेन्यू में कई आइटम कम हो गए। कम क्या बिल्कुल बंदी के कगार पर है कारोबार। यही हाल पौड़ी जिले का भी है, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप है। दीपेंद्र काला और देवेंद्र सिंह बिष्ट जैसे कारोबारियों का कहना है कि उनके पास मात्र 1 या 2 दिन का स्टॉक बचा है। जल्दी अगर आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो उन्हें अपने प्रतिष्ठानों पर ताला जड़ना पड़ेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अब सरकार से जल्द हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो होटल व्यवसायिक हैं, हमें जो है कॉमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता होती है और हम गैस एजेंसी में जा रहे हैं, कह रहे हैं आगे से नहीं आ रही, उपलब्ध ही नहीं है। तो हमारे पास से रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब सवाल होता है कि हम यदि रेस्टोरेंट बंद करेंगे तो मेरे साथ जो मेरे कर्मचारी हैं, जिनके मतलब परिवार चलते हैं, मेरा परिवार चलता है, उन लोगों का क्या होगा। मेरे पास सिलेंडर इस समय 2 शेष बचे हैं जो कॉमर्शियल हैं। छोटे सिलेंडर तो यूज होते नहीं है होटल पे, और अभी कम से कम 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 दिन का स्टॉक बचा है। उसके बाद शायद मुझे होटल कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। जब तक हमें सिलेंडर उपलब्ध ना हो पाई कॉमर्शियल, तब तक के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद ही हो पाएगी। फिर प्रभावित होंगे ही, कम से कम 8-10 लड़के हैं मेरे पास, प्रभावित तो होंगे ही। सिलेंडर की किल्लत है, गैस की किल्लत है, तो इसलिए हम भी सरकार हो चाहे प्रशासन हो उसकी घोर निंदा करते हैं कि भाई होटलों में अवेलेबल गैस होनी चाहिए। इस गहराते हुए संकट को देखते हुए नैनीताल और पौड़ी का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और आपूर्ति सुचारू रूप से करने की कोशिशों का दावा हो रहा है। हालांकि प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है, जिससे कॉमर्शियल सेक्टर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर्स की जहाँ तक बात है, उसमें जनपद में BPCL, HPCL और IOC 3 संस्थाओं के सेल्स का कारोबार होता है। इसमें प्रशासन की इनसे बैठक हुई है। जहाँ पर होर्डिंग कालाबाजारी की शिकायत आ रही है, उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।